हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विपिन कुमार वर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, स्वागत करता हूं बेहतरीन स्टडी विद अनुराग के साथ में। ठीक है, चलिए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि है आपका एनिमल किंगडम। आज हम एनिमल सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, एनिमल सेल यानी कि जो जंतु कोशिका है, कोशिकाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम लोग उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे। अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन, एक प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन करती है। आपके ऑप्शन है टू लाइनर डीएनए स्ट्रैंड एंड हिस्टोन, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन, क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स। तो आपके ऑप्शन में न्यूक्लियाई एंड सेंट्रियोल्स तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसमें नहीं पाया जाता है। क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो उसमें क्रोमोसोम्स का भी पाया जाना थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा टू लाइनर डीएनए स्ट्रैंड्स एंड हिस्टोन। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें आपका स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसमें ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। सिंगल सर्कुलर डीएनए यानी कि एक सिंगल सर्कुलर डीएनए रहेगा। अगर कोई कोशिका होती है तो इसमें एक सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और इसके बीच में किसी भी प्रकार का स्टोन प्रोटीन नहीं होता है। सो सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है डेस्मोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या ईआर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स। तो इसका आपका सही ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेस्मोसोम इज एसोसिएटेड विद, गोल्गी बॉडीज थी इसलिए ये सेल डिवीजन से रिलेटेड नहीं हो सकता है। एनिमल सेल एडेसिव असमंजस, ठीक है, यानी कि प्लांट सेल एडेसिव नहीं हो सकता है। बैक्टीरियल नहीं। ये क्या पाया जाता है, एनिमल सेल एडेसिव होता है जब कोई दो एनिमल सेल आपस में जुड़ती हैं, तो ये जो डेस्मोसोम है, ये डेस्मोसोम आपस में कुछ फाइबर्स के तौर पे ही आपस में, यानी कि दो एनिमल कोशिकाओं को आपस में जोड़ करके रखते हैं। सो इज अ एनिमल एडहेसिव। ठीक है, एडिशन हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्क्रीन पे है आपका अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, ऑल ऑफ दीज, इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिनमें यानी कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिकीय झिल्ली, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस, ये अंदर तो क्रोमेटिन मटेरियल या डीएनए होता है, ये जो मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, ऑल ऑफ एबव नहीं हो सकता। आपका बैक्टीरिया, आपका जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो नेकेड डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है बैक्टीरिया सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द डेक्टम ओमिनस सेलुला ई सेलुला all cells arises from a pre-existing cells was given by the following: लुइस पाश्चर, आर वर्च्यू, एम फ्लेमिंग एंड एच ए क्रेब्स। किसके द्वारा कहा गया कि ओमनिस सेलुला इज सेलुला, दैट मीन कि जो किसी भी जो सेल है एक, उसका ओरिजिन वो पहले प्री एग्जिस्ट सेल से ही हो रहा है। दैट मीन अगर कोई सेल है उसी से न्यू सेल बनेगी। अगर न्यू सेल यानी कि ये सेल पहले से अगर कोई सेल नहीं है तो अगली सेल नहीं बनेगी। तो इस ओमनिस
सेलुलर, ई सेलुलर का मतलब है कि अगर कोई सेल है उसी से न्यू सेल का डेवलपमेंट हो सकता है, पुरानी सेल से नहीं हो सकता है। तो लुईस पास्चर बेसिकली आपके जो माइक्रोबायल डिटर्मिनेशन था उसके हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन बी है आर वर्च्यू, इन्होंने बताया था कि ओमनिस ई सेलुलर जो है आपका, यानी कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, who first time explained that the cell are formed from the pre-existing cells। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें आपका रॉबर्ट ब्राउन नहीं है, रॉबर्ट हुक भी नहीं है, थियोडोर श्वान नहीं है, आपने बहुत अभी पिछले में ऑप्शन लगाया है रोडोल्फ वर्च्यू, तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट यूकैरियोट्स वर, यानी कि पहले यूकैरियोटिक जंतु कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टेंस, प्रोटोजोन्स या साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा बेसिकली बैक्टीरिया पढ़ते हैं, इसमें नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा, प्रोटोजोन्स भी नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटिस्टियंस हैं इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस, पहली बार ट्रू न्यूक्लियस देखा गया। ये सिंगल सेल तो होते ही हैं, इसके साथ साथ जो प्रोटिस्टियन है इनमें पहला ट्रू न्यूक्लियस देखा गया, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंपिंग जीन, जंपिंग जीन्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफाज ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जंपिंग जीन जो है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्योंकि जो डीएनए होता है, अगर आपका कोई डीएनए है तो जंपिंग जीन किसी एक पोजीशन पर आपका पाया जा सकता है। ये जंपिंग जीन क्या करता है कि डीएनए में एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होता रहता है। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि कई बार जो आपका डीएनए यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जब ये डीएनए एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो जो जगह खाली रह जाएगी या जिस जगह पे जाएगा तो वो जो सीक्वेंस है डीएनए का उसमें डिस्टरबेंस करेगा। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जंपिंग जीन अकर इन, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन सी ही सही रहेगा। ठीक है, इसमें भी हमारा ऑप्शन सी ओनली यूकैरियोट्स रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित का अभाव होता है। पहले समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। जो कुछ हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी सेल होती है वो दो प्रकार की होती है, वो प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो बेसिकली हमारी होती हैं वो बैक्टीरियल सेल होती हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म जो आपका नेकेड डीएनए पाया जाता है, कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, दैट्स ऑल। बाकी जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में जिनको हम पढ़ते हैं, लाइक न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित का अभाव होता है, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन झिल्ली और ऑल ऑफ दीज। हालांकि ये भी नहीं पाया जाता है, ये भी नहीं पाया जाता है, ये भी नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक अनुवांशिक तंत्र में पाया जाता है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें ये जो पाया जाता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक सिस्टम पाया जाता है, उसमें क्या होता है,
बोथ डीएनए एंड हिस्टोन। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की प्रोटीन्स नहीं पाई जाती हैं और हिस्टोन एक प्रोटीन है इसलिए नहीं पाया जाता है। डीएनए बट नो हिस्टोन, हाँ ये हो सकता है। हिस्टोन बट नो डीएनए, यह नहीं हो सकता। नो डीएनए नो हिस्टोन नहीं हो सकता। आपका जो ऑप्शन बी है, यानी कि इसमें सिर्फ डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। क्लियर? चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है या वाटर है। हमें पता है, जिस तरीके से हम लोग समझते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है वो 75% वाटर से मिलकर के बना होता है, उसी तरीके से अब सेल अलग थोड़ी है हमारे शरीर से। इसलिए सबसे ज्यादा किसी डीएनए आरएनए या प्रोटीन से भी ज्यादा अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल में ऑलमोस्ट 65% वाटर पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following is an expectation of a cell theory? निम्नलिखित से में से कौन सी कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? कोशिका सिद्धांत, इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद मतलब वो कौन सी चीज है जो कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी से जस्ट अपोजिट है। तो हम यहां पे देख पाएंगे कि बैक्टीरियल भी सेल के अंदर ही हम लोग उसको पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा को भी हम लोग सेल के अंदर ही पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ को भी हम लोग सेल में ही पढ़ते हैं, बट वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सेल से हट करके पढ़ते हैं, क्योंकि सेल में अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं लेकिन जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है। इसलिए इसमें जो आपका कोशिकावाद का अपवाद है वो है वायरस यानी कि विषाणु। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम यूकैरियोटिक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा साइनोबैक्टीरिया नहीं है, जिसका हमारा ऑप्शन प्रोटिस्टियन था सही। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिकावाद के स्थापक कौन थे? यानी कि द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी, जो हमारी सेल थ्योरी है वो किसने दिया? ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है वोल्फ ने, रेडोल्फ वॉर्च्यू ने, मैन वोन मोली और रेस्पेल ने या स्केलेडन एंड सेचुआन ने। वोल्फ यानी कि इसमें आपका जो स्केलेडन एंड सेचुआन है, इन्होंने ही सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। इन्होंने ही बताया था कि सेल की जो इंपॉर्टेंस, जो उसके सिद्धांत हैं वो क्या क्या होते हैं। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से अंतिम रूप स्वरूप दिया था? सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होकर के आया है। यही तुम्हारा क्वेश्चन उसमें दिया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, और यहाँ पे है कोशिका सिद्धांत को अंतिम स्वरूप किसने दिया। तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि उसमें स्केलेडन था तो सेम इसमें भी ऑप्शन ए सही रहेगा। हालांकि कोशिका सिद्धांत देने के बाद में आपके जो रेडोल्फ वॉर्च्यू थे उन्होंने क्या किया था कि इसमें एक पॉइंट जोड़ा था, जो कि आप पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, जिन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया था उसके बाद में, लेकिन अंतिम रूप से स्केलेडन एंड सेचुआन ने ही इसको प्रपोज किया था, फाइनलाइज किया था इस थ्योरी को। ओके, आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन आ गया है, द फाउंडर ऑफ, तो इसमें आपका सेचुआन एंड इसमें आपका सेचुआन एंड स्केलेटन ही आपका ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट इन, यानी कि प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक से कैसे डिफरेंस है। हमने बताया था कि कुछ हमारे अंदर होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक
सेल में, ठीक है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो नभकीय झिल्ली का अभाव होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। हैविंग क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। हैविंग 9+2 फाइबर स्ट्रक्चरल एंड द फ्लैजिला, हाँ फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर दिया है वो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेंटर में दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वहां पे बात की गई है देयर डीएनए प्रोटीन एसोसिएशन, यानी कि डीएनए और प्रोटीन में एसोसिएशन, यानी कि अब्सेंस में जो हमारा, इसमें तो ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका अभाव होता है, बाकी सारी चीजें उसमें होती हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन as prokaryon or nucleide, and it has one true chromosome, has one proper nuclear membrane, does not divide by a regular mitosis, sometime has a nucleolus। नहीं, इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर आपका रहेगा वो है आपका पहला, हैज वन ट्रू क्रोमोसोम्स। ओके, प्रोकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम रहता है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिका यानी कि एरेथ्रोसाइट्स, एरेथ्रोसाइट्स आपके आरबीसीज ही होती हैं, ठीक है, मानव लाल रक्त ही होता है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, वो कॉमन नेम है कि विशिष्ट जो विशेषताएं होती हैं, यह एक यूकैरियोटिक सेल है, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है, नाइदर प्रोकैरियोटिक और नॉन प्रोकैरियोटिक। देखो सीधी सी बात है, हमारी जो आरबीसी होती है उसमें ना ही उसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है और ना ही किसी भी प्रकार का ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, ठीक है। हाँ, कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और ना तो ये यूकैरियोटिक है ना ही प्रोकैरियोटिक, कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से मानते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी तरह ही बिहेव करती है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो लक्षण नहीं दिखाई देता है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, ये भी एक लक्षण है। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी लक्षण है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल और एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड क्रोमोसोम, ठीक है। हाँ, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं, नंबर ऑफ, क्योंकि वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर अ यूकैरियोट। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के नेम दे दिए गए हैं, ग्रुप्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। एसिटोलोरिया, टीएमवी, खमीर और इकोलाई, क्या हो सकता है इनमें से ऑप्शन, ठीक है। एक प्रोकैरियोट, ठीक है, एक प्रोकैरियोट है ना कि एक यूकैरियोट है, तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है, ये भी एक, ये एक आपका प्रोकैरियोट है, ये भी आपका प्रोकैरियोट है, ये भी आपका प्रोकैरियोट है, ये आपका यूकैरियोट है, ये आपका यूकैरियोट है। टीएमवी, टीएमवी का आपका होता है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये एक वायरस है, इसलिए ये ना तो हमने पढ़ा है कि वायरस ना तो यूकैरियोट्स में आते हैं ना ही प्रोकैरियोट्स में आते हैं, इनका एक अलग ही हम सिस्टम बना के रखे हैं, ठीक है, इसलिए ये एनिमल सेल में नहीं आते हैं। इसलिए तो हम टीएमवी को क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, कि ये ना तो यूकैरियोट है ना ही प्रोकैरियोट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एक बार फिर से आया है कि इनमें से वो कौन है जो प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया ही है। प्रोकैरियोटिक हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने अंतर्गत आते हैं सबके सब बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया तो खुद का नाम है, ग्रुप है। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया है। नॉस्टॉक, जिसे हम नॉस्टॉक एनाबिना के नाम से जानते हैं, वो भी एक बैक्टीरिया ही है। यहां पर क्लोरेला एक बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये एक एल्गी है, इसलिए ये क्या है, प्रोकैरियोट का उदाहरण नहीं है, ये एक प्लांट में आता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है, सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या आहार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि एक लाइफ का जो एक बेसिक नीड है, बेसिस है, वो क्या है। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल से मिलकर के बना है, और चूंकि सेल चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए है सेल सही होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है रहा हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट यूज्ड बाय स्टैनले एंड मिलर इन देयर एक्सपेरिमेंट। स्टैनले मिलर का यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वर्णन हुआ है। स्टैनले और मिलर के बारे में हम आपको बता दें कि इन्होंने जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसकी थ्योरी को प्रूफ करके बताया था कि हमारा जो जीवन का उत्पत्ति हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन की उत्पत्ति ईश्वर ने की, हमारे जीवन की उत्पत्ति अल्लाह ने की, ठीक है, बट साइंटिफिक लोगों का या साइंटिस्टों का मानना है कि हमारा जो जीवन की उत्पत्ति है कि वो एक रेगुलर बेसिस पे होने वाले जो इवोल्यूशन है, जो विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, उससे हमारा विकास हुआ है। उसी के तहत जो आपके स्टैनले और मिलर थे, ये दोनों एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एपरेटस बनाया था, ठीक है, जिस एपरेटस का डायग्राम लमसम ऐसा था, ये आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से था, ठीक है। ये जो चैम्बर यहाँ पे बना हुआ था, इस चैम्बर में उन्होंने गैसेस रखी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने हाइड्रोजन भी रखा था, मीथेन भी रखा था, अमोनिया भी रखा था, क्योंकि उस समय जो हमारा प्राचीन इन्वायरमेंट था, जिस समय एक जो हमारी पृथ्वी थी एक आग का गोला था, उस समय हमारी पृथ्वी पर हाइड्रोजन गैस थी, मीथेन गैस थी, अमोनिया गैस थी, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं थी। हाँ, ऑक्सीजन गैस ऐसा नहीं कि मौजूद नहीं थी, मौजूद थी, लेकिन वो क्या था कि वो H2O के फॉर्म में बाइंड थी, इसलिए यहां पर जो ऑक्सीजन है वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइटोस्केलेटन, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फाउंड बाय, यानी कि जो एक यूकैरियोटिक सेल्स की जो हमारी पूरी सेल का जो वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हमारा ऑप्शन जो दिया है प्रोटीन फिलामेंट्स, आपके प्रोटीन फिलामेंट्स के द्वारा बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये एलटी बायोलॉजी का कोई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट सेल्स डिवाइड ऑफ, यानी कि कई सारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें नहीं होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्डियोलिपिन होता है, राइबोसोम भी होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसलिए यही आपका सही जवाब है, ये सारे गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइटोस्केलेटन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय, जो साइटोस्केलेटन होता है वो किस चीज का बना होता है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एलटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन प्रोटीन फिलामेंट्स।
चलिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following element is found in the highest concentration in the eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम या सल्फर? बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका सही ऑप्शन है आपका कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हमारे जो सेल, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज डिवॉइड ऑफ डीएनए येट इज कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन? ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से वो कौन है जो डीएनए तो उसमें नहीं होता है लेकिन वो एक डुप्लीकेशन की कैपेबिलिटी रखता है? तो यहाँ पे प्लास्टिड भी डीएनए होता है, ठीक है, सेंट्रियोल में नहीं होता है, सेंट्रियोल में नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल क्या करता है, ये भी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखता है, ये भी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोट्यूब्यूल, नंबर ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन है कि हमारा 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटोफिलामेंट्स में उनकी संख्या 13 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पे, द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड मोड, ठीक है, यानी कि जो मेम्ब्रेन का जो यूनिट स्ट्रक्चर है वो कब आपको कब और कौन सा मॉडल आपका इसमें बताया गया है या प्रपोज किया गया है? आपके चार ऑप्शन दिए हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ 1972, रॉबर्टसन मॉडल ऑफ 1959, ग्रेटा एंड ग्रेटल मॉडल ऑफ 1926, डेनियल एंड डेवसन मॉडल इन 1926, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फेमस, जिसको हम पढ़ते भी हैं इंटर क्लासेस में, सबसे ज्यादा जो फेमस मॉडल है वो है पहला ऑप्शन, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो 1972 में यानी कि सबसे लास्ट में दिया गया है, उसी को सबसे ज्यादा स्टेबल माना गया है, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मैक्रोमोलिक्यूल इंटर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल बाय डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्सोसाइटिस या एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमेशा सेल के अंदर अगर आते रहेंगे तो वो उनकी अधिकता जो सेल में है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए डिफ्यूजन नहीं होगा। एक्सोसाइटोसिस बाहर की तरफ जाता है, एंडोसाइटोसिस अंदर। यहां पर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब होता है यानी कि जब हमें जरूरत होती है माइक्रोमोलिक्यूल की, ये तब ही उस चीज को अंदर आने देता है माइक्रोमोलिक्यूल्स को, क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन, इन मेटाजोआ ग्रुप ऑफ अ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड, ठीक है। यहां पे बताया गया है मेटाजोआ में, मेटाजोआ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सिमिलर सेल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल करते हैं, वो देखो मेटाजोआ में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, वो सब मिलकर के आपस में टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ही सारे अलग अलग प्रकार के वर्कों को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि ऑर्गन्स इनमें पाए नहीं जाती, बॉडी इनकी पूरी होल होती है, वो उसको भी नहीं सब बता सकते, सिस्टम भी इसमें ज्यादा होता नहीं, तो टिश्यूज ही होते हैं, वो सारे के सारे वर्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेटाजोआ ग्रुप्स ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल आर कॉल्ड टिश्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मैट्रिक्स ऑफ सेल, द मैट्रिक्स ऑफ सेल was given the name प्रोटोप्लाज्म बाई, ठीक है, यानी कि जो इसमें कोशिका का जो द्रव पार्ट होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं,
ठीक है, तो उसको किसने दिया था? एच वॉन मोल ने दिया था, सुल्टस ने दिया था, या जे परकिंजे ने दिया था, या हेक्सले ने? ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म नाम देने वाले थे वो थे जे ई परकिंजे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन, पोर्टर, डेनियल एंडरसन एंड सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, ये यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आपका यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो बेसिकली आपका दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। ठीक है, आपका रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट, प्रोटीन एंड आरएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज और एनी कोई भी अवस्था। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अवस्था में हमारा प्रोटीन का संश्लेषण हो, नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो G1 फेज होता है इसी में आपका प्रोटीन प्रोटीन और जो आरएनए होता है उसका संश्लेषण होता है। ठीक है, G2 फेज में आपका तैयारी होती है, बाकी एस फेज में डिप्लीकेशन होता है, एनी फेज में पूरा रेप्लिकेशन की प्रोसेस इसमें पाई जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जितने नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ताकि इस चैनल को के द्वारा आपको नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए पर डे नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे ताकि आपको EMRS जो या पीजीटी आगामी जो एग्जामिनेशंस हैं उसको आपको तैयारी करने के लिए आसानी हो। चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और नीचे कमेंट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।